पर हम देख चुके थे कि किसी भी जीव के लिए पोषण जरूरी होता है। और वो पोषण जो है वो दो तरह का हो सकता है, स्वपोषण और परपोषण। पोषण क्यों जरूरी होता है? जीव जो है अपने आप की वृद्धि के लिए, खुद बड़े होने के लिए क्या करते हैं, वो ऊर्जा की जरूरत होती है उनको। और वो ऊर्जा कहाँ से? बाहर से प्राप्त करते हैं। कई जीव, पौधे सरीखे जीव, वो पोषण खुद से बना लेते हैं, वो ऊर्जा खुद से बना लेते हैं, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कल हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में ही जानकारी प्राप्त करी थी कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी सूर्य के प्रकाश और क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में भोजन बना लेते हैं या ग्लूकोज बना लेते हैं, जिसका वो यूज कर रहे होते हैं। और उसी में हमने ये भी जाना था कि पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषण, परपोषण। और स्वपोषण के अंतर्गत हमने देखा था प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की 3 प्रोसेस भी देखी थी, 3 पॉइंट भी देखे थे कि क्लोरोफिल पहले प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, फिर उसका प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है और जल के अणुओं में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर देता है। और फिर कार्बन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन ले लेता है और उसके कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। और उसको जो है फिर यूज कर रहा होता है। कल हमने लास्ट में ये वाला प्रैक्टिकल का वीडियो देखा था कि पौधे के लिए क्लोरोप्लास्ट कितना जरूरी होता है ना। इस चीज के बारे में हमने लास्ट में कल चर्चा करी थी कि क्लोरोप्लास्ट कितना जरूरी होता है, और प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोप्लास्ट यूज हो रहा होता है, ये भी हमने देखा था। थोड़ा सा डार्क दिखेगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लाइट खराब हो गई। तो ये चीज जो है वो हमने प्रैक्टिकल में करके देखी थी। आप चाहेंगे तो ये वाला प्रैक्टिकल अपन स्कूल में भी करके देख सकते हैं, कुछ भी नहीं है। एक पत्ते को केवल अल्कोहल में डालकर उसको जो है वो गर्म उबालना है पानी में, डायरेक्ट नहीं उबालना है, पानी में डालकर जो है उसको उबालना है। मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, बाकी लोगों के साथ भी है क्या? आवाज़ क्लियर नहीं आ रही हो? आवाज़ क्लियर है? लेट लतीफ़ तो नहीं हो रही? भैया खरखरा रही है। आवाज़ खरखरा हाँ रही है। भैया। तो ये वाला प्रैक्टिकल अपन स्कूल में करके देख लेंगे। उसके बाद हम अध्ययन करते हैं, अब हम अध्ययन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे प्राप्त करते हैं। कक्षा 9 में हमने रंध्र की चर्चा की थी। तो 9th क्लास में हम जब ऊतक पढ़ रहे होते हैं, कोशिका पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें ऊतकों में जो है वो हम पढ़ते हैं, रंध्र के बारे में चर्चा करते हैं। जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, इन रंध्रों को आसानी से सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से माइक्रोस्कोप के द्वारा देख भी सकते हैं। अभी मैं वीडियो में दिखा भी दूंगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। लेकिन यहाँ यह जानना अभी आवश्यक है, गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। केवल पत्तियों से नहीं होता, बाकी तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी गैसों का आदान प्रदान हो रहा होता है। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है। अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती, तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है। छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र बंद हो जाता है। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि रंध्र होते हैं, सतह पर होते हैं, वो सतह जो है, वो रंध्र जो है, गैस उसी के कारण से अंदर जाती है। और वो रंध्र जो है द्वार कोशिकाओं के कारण से खुल और बंद हो सकते हैं। द्वार कोशिकाएं जब साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, जब आवश्यकता नहीं होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, तो इन रंध्रों को पौधा क्या कर लेता है? बंद कर लेता है। छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती हैं और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो क्षेत्र जो है, प्रायोगिक व्यवस्था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बिना। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रखा हुआ है और यहाँ पर बिना रखा हुआ है। एक ब्रॉन्ज ग्लास में रखा हुआ है, उसको बेलजार, बेलजार एक तरह का कांच का, शायद आपने बेलजार का प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत याद होगा। साउंड का 9th क्लास में साउंड चेक करने के लिए, हवा के लिए, सॉरी, ध्वनि के लिए हवा के माध्यम होता है, माध्यम की जरूरत होती है, उसके लिए हम बेल जार का प्रयोग करते हैं। घंटी रखते हैं, उसको ऊपर जो है वो एक कांच का वो रख देते हैं, तो आवाज जो है वो कम हो जाती है। तो वो ये दिखा रहा होता है कि ध्वनि के लिए वायु कितनी जरूरी होती है। अगर माध्यम नहीं होगा तो ध्वनि ट्रेवल नहीं कर सकती, है ना। तो उसमें देख रहे होते हैं। उसी तरह का बेल जार हमने इसको ढक दिया है, एक तरह से क्या कर दिया, उसको ढक दिया है ताकि प्रकाश तो अंदर जा सके लेकिन हवा वगैरह ना लगे उसको।
सीधी सी बात ये है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जितनी अंदर होगी बस उतनी यूज कर रहा होगा। क्या है क्रियाकलाप वो देखते हैं। लगभग समान आकार के गमले में लगे 2 पौधे लीजिए, 3 दिन तक उन्हें अंधेरे कमरे में रखिए। अंधेरे कमरे रखने से क्या होगा, मन में जितना भी वो स्टार्च जमा होगा वो पूरा का पूरा यूज कर लेंगे। अब प्रत्येक पौधे को अलग अलग कांच पट्टिका पर रखिए। एक पौधे के पास 5 ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रखिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मेरे ख्याल से आपने पहले भी सुना हुआ है। पोटेशियम मतलब के, हाइड्रोक्साइड मतलब OH, KOH की बात कर रहे हैं यहाँ पर। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH की बात कर रहे हैं, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रखना है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। मतलब उस बेल जार में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो वो पूरी तरह से अवशोषित कर ली जाए, उस बेल जार में कुछ भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना बची रहे, इसलिए उसको ऐसा रख देते हैं। चित्र के अनुसार दोनों पौधों को अलग अलग बेल जार से ढक दीजिए। जार के तले को सील करने के लिए कांच पट्टिका पर वैसलीन लगा देते हैं। इससे प्रयोग वायु रोधी हो जाता है, मतलब वायु अंदर न जा पाए। किनारों पे क्या लगा दी, वैसलीन लगा दी, मिट्टी भी लगा सकते हैं। वैसलीन वैसे सही रहती है, बहुत अच्छा तरीका रहता है। वैसलीन जो है वो लगाने के कारण से क्या हो जाता है, वो हवा नहीं। तो हमने क्या किया, हमने एक कांच की सतह ली, उस पर गमला रखा, गमले में एक 2 गमले लिए एक जैसे। एक गमले में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा, एक में नहीं रखा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों रखा, ताकि बेल जार से जो ढक रहे हैं हम, कांच के जार से जो ढक रहे हैं उसको, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना रहे, वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कर ले और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना बचे। एक में रखे रहने देते हैं, एक में नहीं रखते हैं। और क्या कर देते हैं, सील कर देते हैं उसके किनारों को वैसलीन की सहायता से, ताकि वायु अंदर ना जा सके, वायु का आदान प्रदान ना हो, ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर जाए ना ऑक्सीजन अंदर जाए। लगभग 2 घंटे के लिए पौधे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। प्रत्येक पौधे से एक पत्ती तोड़िए और उपरोक्त क्रियाकलाप की तरह उसमें मंड की उपस्थिति की जांच कीजिए, जैसे अपन ने पहले किया है। क्या दोनों पत्तियां समान मात्रा में मंड की उपस्थिति दर्शाती हैं? इस क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? उपरोक्त 2 क्रियाकलाप के आधार पर हम क्या कह सकते हैं, हम कैसा प्रयोग कर सकते हैं जिससे प्रदर्शित हो सके कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है? तो अभी हमने जो 2 प्रैक्टिकल करे उसमें ये देखा, पहले वाले में देखा कि हरित लवक क्लोरोप्लास्ट की आवश्यकता होती है, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोप्लास्ट पूरी हद तक काम कर रहा होता है। और इसमें हमने देखा कि यहाँ पर जो है वो रंध्र की उपस्थिति देखी कि रंध्र पाया जाता है, और रंध्र के कारण ही जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आदान प्रदान हो पाता है। तो इस वाले क्रियाकलाप को देख सकते हैं क्या? 2 मिनट देख लेते हैं एक बार। प्रैक्टिकल किसके लिए है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रंध्र को इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, खुला रंध्र, बंद रंध्र। तो खैर प्रैक्टिकल पता नहीं किस नाम से होगा। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है जो भी है। अब हम ये चर्चा कर चुके हैं कि स्वपोषी अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं, लेकिन उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल के अवशोषण से करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा तथा मैग्नीशियम सरीखे अन्य पदार्थ भी मिट्टी से लाए जाते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों को संश्लेषण में किया जाता है। मतलब प्रोटीन की जरूरत पेड़ को भी पड़ रही है ना, हमें तो पड़ती है, पेड़ को भी पड़ती है। इसे अकार्बनिक नाइट्रेट तथा नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। उन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं। तो बोलना ये चाह रहे हैं कि पानी की पूर्ति, कच्ची सामग्री चाहिए पड़ेगी ना पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए। सूर्य का प्रकाश तो मिल जा रहा है प्रकाश संश्लेषण से, लेकिन नीचे से उसको पानी भी चाहिए, पोषक तत्व भी चाहिए। वो सारी चीजें जड़ें जो है वो ऑब्जर्व कर रही होती हैं मिट्टी से, है ना। तो ये चीज है। फिर उसके बाद विषम पोषी पोषण। तो विषम पोषी पोषण तो हम सभी जानते हैं। विषम पोषी पोषण मतलब कि हमें पोषण बाहर से मिलेगा। जानवर हो चाहे इंसान हो, सभी को ऊर्जा की जरूरत होती है, और वो ऊर्जा उनको कहाँ से मिल रही होती है, बाहर से मिल रही होती है। उदाहरण के लिए यदि भोजन स्रोत अचल है या गतिशील है, जैसे हिरण, दोनों प्रकार के भोजन का अभिगमन का तरीका भिन्न भिन्न है। तथा गाय, शेर किस पोषक उपकरण का उपयोग करते हैं, जीवों द्वारा भोजन करने और उसके उपयोग से। खैर, फफूंदी, ईस्ट या मशरूम आदि कवक इसके उदाहरण हैं। अन्य जीव संपूर्ण भोजन पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन शरीर के अंदर होता है। यहाँ पर एक चीज आ गई है, कुछ जीव भोज्य पदार्थों का वितरण शरीर के बाहर ही कर देते हैं और तब उसका अवशोषण करते हैं। फफूंद, यीस्ट, मशरूम, नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं, खाना अंदर बॉडी में जाता है और बॉडी क्या करती है, उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें निकाल रही होती है।
जबकि कुछ जीव ऐसे भी हैं जो बाहर ही तोड़ लेते हैं और फिर उसके बाद उसको ग्रहण करते हैं। फफूंद, यीस्ट और मशरूम जो है इसके आदि कवक, ये सारे कवक हैं। कवक को इंग्लिश में यार मुझे पता था, मैं भूल गया। कवक, आजा यार, एल्गाई, एल्गाई, कवाकी। यहाँ तो गलत लिखा हुआ है, एल्गाई बोलते हैं। एल एल जाई भी बोल सकते हो आप, जो बोलना है आपको प्रोनाउंशिएट करना है, ALGA, एल्गाई बोलते हैं कवक को, है ना। तो वो ये सारे एल्गाई हैं, और ये जो है वो भोज्य पदार्थों को बाहर ही अपघटित कर लेते हैं, फिर उसके बाद अंदर ग्रहण करते हैं। खैर, हमारा जो है वो जीव द्वारा किस भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता था, उसके पाचन की विधि उसके शरीर की अभिकल्पना तथा कार्यशैली पर निर्भर करता है। घास, फल, कीट, मछली, मृत, खरगोश, खाने वाले जंतुओं के अंतर के बारे में आप क्या सोचते हैं? यहाँ पर अमीबा में पोषण दिया हुआ है। अच्छा, अमीबा का रियलिटी में देखो, अमीबा कैसे खाता है। अमीबा जो है वो कैसे रियलिटी में, रियल वाला अमीबा नहीं है। एक वीडियो दिखा रहा हूँ, अमीबा कैसे भोजन खा रहा होता है। देखो ये रियल वीडियो है। अमीबा का शेप कोई पक्का नहीं होता है। ये जो बड़ा सा दिख रहा है ये अमीबा है, और ये इसके भोजन देखना अंदर कैसे खाता है। देखो उसके आजू बाजू फैल रहा है। जैसे ये बंद हो गया ना, वही बात हो गई, खत्म, टाटा, फिनिश, खल्लास, वो वाली बात बात हो गई। ये फूड अंदर आ गया ना, आप देखो इसको कैसे डाइजेस्ट करता है वो। ट्रैप हो गया है फूड उसके अंदर, अमीबा के अंदर। ये रियल है, एनिमेशन नहीं है। एनिमेशन नहीं है, रियलिटी में अमीबा इस तरह से अपने फूड को खा रहा होता है। ये देखो धीरे धीरे वो बैक्टीरिया जो भी है उसको, वो धीरे धीरे खाते जाएगा। रियलिटी का ये रियल व्यू था। और पैरामीशियम का भी नाम सुना होगा आपने। पैरामीशियम भी एक कोशीय जीव है। वो कैसे खाना खाता है वो भी देख लो। रियलिटी में पैरामीशियम इस तरह से दिखता है। अमीबा पैरामीशियम एक कोशीय जीव है, आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। अ, इस तरह से दिखता है पैरामीशियम। खराब पानी में मिल सकता है पैरामीशियम। दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना, अमीबा और पैरामीशियम कहाँ पाया जा रहा है, कहाँ मिल सकता है हमें। खराब पानी में मिल सकते हैं। जीव हैं, एक कोशीय जीव है। बहुत सरल जीव होते हैं, उनकी बॉडी में सरल जीव और जटिल जीव किसको बोलते हैं? मनुष्य जटिल जीव है। बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें, मनुष्य के शरीर में। लेकिन अमीबा और पैरामीशियम जीव जैसे जो है वो एक कोशीय जीव है, इनमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है। तो ये है जो कि आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर दिया हुआ है यही चीज को, यहाँ पर अमीबा के खाद्य कण, मतलब खाने का कण बाहर है, धीरे धीरे उसके आजू बाजू फैला, वो उसको अंदर ले लिया और फिर डाइजेस्ट कर देगा वो अंदर ही अंदर। कुछ अन्य जीव पौधों और जंतुओं को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। ये पोषक युक्ति अमरबेल, किलनी, जूं, लीच और फीताक्रमी सरीखे बहुत से जीवों द्वारा प्रयुक्त होती है। मतलब उसको मारते नहीं है वो जीव को, जंतु को मारे बिना जो है उसको पोषण प्राप्त कर लेते हैं। यार अजीब बात है, अमरवेल, किलनी, जूं, लीच और पीताग्रामी सरीखे बहुत से जीवों द्वारा उपयुक्त होता है। जीव को मारते नहीं है वो। अमरवेल का नाम क्यों आया है यार यहाँ पर? खैर, डाउट वाला बात है, होना भी चाहिए था। जीव अपना पोषण कैसे ग्रहण करते हैं, थोड़ा सा खोजिएगा उसके बारे में, अगर कोई नई जानकारी मिलती है आपको। जूं तो सभी समझते हैं, लीच भी मेरे ख्याल से समझते ही हैं, आपने देखी होगी लीच चलते हुए। पीताक्रमी जो है एक तरह का रेशे धागे जैसा एक कीड़ा है, जो कि त्वचा संबंधी रोग कर सकता है। पीताक्रमी वो उसी को बोलते हैं। ये सब जो है वो पौधे को मारते नहीं है, किसी अन्य जीव को मारते नहीं है, और अपना पोषण ग्रहण कर रहे होते हैं। उसके बाद टॉपिक आ रहा है, जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, क्योंकि भोजन उसके अंतर्ग्रहण की विधि भिन्न भिन्न है, अतः विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भिन्न भिन्न होता है।
अब यहाँ पर हम पाचन तंत्र पढ़ने वाले हैं, सबके मतलब अपन मनुष्य के पाचन पढ़ने वाले हैं मेनली। बाकी जो है जरूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज की, लेकिन हाँ लिखा हुआ है तो देख लेते हैं। लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग भी विशिष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्त की मदद से भोजन ग्रहण करता है। यह प्रवर्त भोजन के कणों को घेर लेते हैं, संगलित होकर खाद्य, जो अभी दिखाया मैंने आपको कि अमीबा कैसे खा रहा होता है। खाद्य वृत्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव्य में विचलित हो जाते हैं। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तो शरीर से निष्कासित कर दिया जाता है। पैरामीशियम भी एक कोशीय जीव है, इसकी कोशिका का एक निश्चित, यहाँ पर एक बेसिक क्वेश्चन बनता है, एक कोशीय जीव कौन से हैं उनके नाम बताइए। तो अमीबा पैरामीशियम उसके उदाहरण है। हम कौन से जीव हैं? हम बहुकोशीय जीव हैं। ये क्वेश्चन, ये चीज हम 9th में भी सीख चुके हैं कि एक कोशीय जीव ऐसे जीव होते हैं जिनका पूरा शरीर एक कोशिका से मिलकर बना हुआ है। और हम जैसे इंसान और जानवर होते हैं वो बहुकोशीय जीव होते हैं, उनके बहुत सारे अंग होते हैं और बहुत सारे अंग बहुत सारे ऊतकों से मिलकर बने होते हैं और ऊतक कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। हम लोग जो है वो बहुकोशीय जीव हैं। एक कोशीय जीव के उदाहरण है अमीबा और पैरामीशियम, उसी के बारे में बताया है कि उन्होंने, वो जैसे अमीबा ने कीट को खाते हुए दिखाया था ना, अब वो क्या करेगा, उसका पाचन शुरू करेगा, उसके जो भी चीज होंगी वो अमीबा में घुल जाएंगे, जो वेस्टेज रहेगा मटेरियल जो अमीबा के काम का नहीं है वो क्या करेगा, उसको सतह से बाहर कर देगा उसको, है ना। सतह से ही खा रहा है, सतह से निकाल रहा है, उसको कोई विशिष्ट अंग नहीं होते। इंसान जानवर में खाने के अलग होते हैं, निकालने के अलग अंग होते हैं। अमीबा पैरामीशियम के ऐसा नहीं होते, सरल आकार होता है उनका शरीर का। भोजन स्थान तक पश्चाव की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका की सतह से पूरे ढके होते हैं। मनुष्य में पोषण ये इंपॉर्टेंट है। आहार नाल मुंह रूप से गुदा गुदा तक विस्तरित एक लंबी नली है। एक तरह से पहले लाइन में ही उन्होंने बोल दिया है कि हमारा जो भोजन है वो एक प्रकार की नली है जो मुंह से शुरू होता है और गुदा द्वार तक जाता है, जहां से पोटी करते हैं अपन, तो वहां तक जाता है। एक प्रकार की पूरी की पूरी एक नली है। मैं रियल वीडियो भी दिखाऊंगा आज आपको रियल में कैसा दिखता है, क्योंकि मेरे को मालूम है आपने पाचन तंत्र छोटी क्लास में आपको किसी ना किसी ने दिखाया ही होगा। मेरे ख्याल से दिखाया है, एनिमेशन दिखाया होगा, खाना कैसे मुंह में जाता है, पाचन कैसे कैसे होता है, मेरे ख्याल से दिखाया है, दिखाया होगा ना। पाचन समझते हो, पाचन तंत्र पढ़ा है आपने? हाँ ना बोलो। हाँ भैया। हाँ पाचन तंत्र पढ़ा है मतलब, है ना। एक बार शॉर्ट में फट से देखेंगे अपन, बहुत जल्दी देखेंगे कि पाचन तंत्र एनिमेशन के माध्यम से कैसे डाइजेशन होता है, और फिर उसको जो है वो रियलिटी में देखेंगे, डाइजेशन इन ह्यूमन। वीडियो देखते हैं, ये वाला वीडियो बहुत फेमस है और यही अच्छा भी है, समझाने लायक है। हमको बस इसमें थोड़ा सा डिटेल में इस बार जाना पड़ेगा, हम पहले इतना डिटेल में नहीं गए हैं डाइजेशन में। तो डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, कैसे खाना हम खाते हैं, तो सबसे पहले मुंह में खाना लेते हैं हम, और हमारे मुंह में जो है वो खाने का पाचन शुरू हो जाता है। खाना जो है मुंह में चबाया जाता है दांतों के द्वारा, उसके टुकड़े किए जाते हैं बारीक बारीक, और उसमें लार मिलाई जाती है। लार भोजन को चिकना बनाती है ताकि वो भोजन नली से सरक सके, और साथ साथ जो है वो क्षारीयता भी प्रदान करती है भोजन को, जो कि आगे चल के एसिडिक होने वाला होता है। यहाँ पर एक एपिग्लॉटस होता है, यहाँ देखो आप थोड़ा सा इसको इमेजिन करोगे यदि आप ऊपर से, तो हमारा नाक का द्वार जो ये होता है, नाक का द्वार और हमारे मुंह का द्वार यहाँ पर मिल जाते हैं। इसलिए आप जब कई बार जब आप नाक, सर्दी हो रही होती है और हम नाक कफ अंदर लेते हैं तो वो आपको मुंह में महसूस हो सकता है। यहाँ पर हमारे द्वार जो है यहाँ पर मिल जाते हैं, मतलब हम सांस ले रहे हो या खाना ले रहे हो, ये वाला पोर्शन कॉमन है। ये वाले पोर्शन में दोनों चीजें समान मात्रा में जाती है, बस अलग कौन करता है, ये एपिग्लॉटस नाम की एक ग्रंथि जैसी होती है, एक तरह का गेट है, वो सांस और खाने को अलग कर रहा होता है, इसको एपिग्लॉटस बोलते हैं। तो जब खाना जाता है तो एपिग्लॉटस से इधर चला जाता है, और सांस जब लेते हैं तो एपिग्लॉटस सांस को कहाँ भेज देती है, इधर से इधर फेफड़ों में भेज देती है। तो ये दो भागों में, हिस्सों में टूट जाती है आगे नली, भोजन नली में और श्वसन नली में। श्वसन नली में एपिग्लॉटस सांस को भेजता है, और यहाँ पर जो है वो खाने को भेज रहा होता है, तो खाना इधर से होते हुए नीचे चला जाता है। ये भोजन नली, इसको आहार नली का भी बोलते हैं। इसमें से खाना इधर आ रहा होता है, और ये अब आपको जो बड़ा सा ये दिख रहा है, ये हमारा यकृत है, जिसको हम इंग्लिश में लीवर बोलते हैं, है ना। लीवर खाना पचाने के लिए बहुत सारे रस स्रावित करता है। खाना भोजन नली से होते हुए कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। ये हमारा स्टमक है, अंदर चिकनी लाइनिंग होती है इसमें। मैं बहुत जल्दी शॉर्ट में समझा रहा हूँ क्योंकि ये चीज आप पहले से जानते हैं। स्टमक में क्या होता है, एसिड रिलीज किया जाता है खाने में, एसिड रिलीज किया जाता है ताकि बैक्टीरिया मर जाए, उसमें जो भी बैक्टीरिया हो वो मर जाए, साथ ही उसको खाने का जो मीडियम है वो थोड़ा सा एसिडिक हो जाए, ताकि यहाँ पर जो आंतों में एंजाइम आ रहे हैं वो एंजाइम जो है वो खाने में से पोषक तत्वों को निकाल सके। एंजाइम क्या होते हैं, एक तरह के उत्प्रेरक होते हैं जो रासायनिक क्रिया
कर रहे होते हैं या फिर रासायनिक क्रिया को बढ़ा रहे होते हैं, ताकि भोजन खाद्य पदार्थ को जटिल कार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ दिया जाए और बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर ले, प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट के रूप में एब्जॉर्ब कर ले। तो खाना वहां से होने के बाद छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत से होता हुआ, अब उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दिया। खाना यहाँ आया, ब्यूकल कैविटी रहती है, मुंह की कैविटी रहती है, खाना यहाँ ईसोफेगस बोल रहे हैं इसको। ईसोफेगस को भोजन नालिका बोलते हैं, है ना, ईसोफेगस। चिकनी नली होती है बहुत, अभी रियलिटी वाली भी दिखाएंगे आपको। स्टमक होता है, स्टमक में एसिड निकलता है, फिर से आप शॉर्ट में समझा रहे हैं। आखिरी में एनएस होता है, गुदा द्वार, जिससे जिससे जो है वो खाना जाता है, हमारे खाना मल के रूप में बाहर निकल रहा होता है, पूरी एक तरह की नली जैसी है। अलग अलग ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां हैं जो कि अलग अलग काम करती हैं, उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले माउथ के बारे में बात कर रहे हैं कि मुंह में कैसे काम करता है हमारा पाचन तंत्र। जब हम खाना चबाते हैं तो हमारे मुंह में आने के बाद दांतों से उसको काटा जाता है, और खाना देखो इस तरह से लार मिलती है उसमें, है ना। मुंह में इस प्रकार से डाइजेशन होगा। मेरे ख्याल से इसको दिखाने की जगह आपको रियल ज्यादा जानने की जरूरत होगी, है ना। यहाँ पर लार मिलाई जाती है, लार के काम मैंने बता दिया आपको, स्लाइवा उसमें मिला दिया जाता है, खाने का माध्यम थोड़ा सा छारी बना देता है और चिकना बना देता है खाने को। फिर उसके बाद जो है खाना, ये अलग अलग कैविटी के बारे में बताया हुआ है। स्लाइवा कन्वर्ट स्टार्च इन द फूड इनटू शुगर एंड आल्सो सॉफ्टन द फूड। जो स्लाइवा होता है, लार जो होती है, वो उसमें खाने में उपस्थित स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है शुगर में, और फूड को जो है वो सॉफ्ट बनाता है ताकि वो पाचन में आसान हो जाए। तो स्लाइवा ये करता है, स्टार्च को काय में कन्वर्ट करता है, शुगर में कन्वर्ट करता है। साउंड का मना करते हैं, अपन साउंड की जरूरत नहीं है। खाना जो है इधर से होने के बाद इसमें आप शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा और ईसोफेगस में जाएगा, मतलब भोजन नली में जाएगा। भोजन नली इस प्रकार की रहती है, आपको पता है। भोजन नली से फिर स्टमक में आया, स्टमक में जो है वो एसिड रिलीज किया जाता है। स्टमक का मेन काम एसिड रिलीज करना है और खाने को छोटा कर देना है, बहुत छोटा सा। अच्छा, खाने में ये जो खाना आगे बढ़ने का काम होता है ना, वो कैसा, देखो जो खाना आ रहा है, स्टमक जो है वो फैलता और सिकुड़ता है, फैलता और सिकुड़ता है, जिसके कारण से खाना आगे बढ़ता है। कई बार यदि आपने देखा होगा, पानी के पाइप में पानी फंस जाता है, या फिर कोई गाढ़ी चीज हम अगर पानी में से प्रवाहित कर रहे हैं, तो अगर हम पाइप दबाते हैं तो आप देखोगे वो धीरे धीरे जैसे जैसे दबाते जाओगे वैसे वैसे आगे बढ़ता जाता है। लेकिन जैसे दबाते हो आगे जाता है, फिर पीछे भी आता है छोड़ते हैं तो। आपने कभी प्रैक्टिकल करा हो इस चीज का, पाइप में से कोई चीज को अगर आपने दबाया हो तो वो आगे बढ़ता है, उसी साथ पीछे भी आता है, जैसे जैसे दबाते जाओगे आगे बढ़ता जाएगा। ऐसा होता है कभी कई बार, आपने अगर पाइप से प्रैक्टिकल करा है तो उसमें उसी तरह से हमारा चयापचय की क्रिया भी होती है खाने में। खाना जो है वो स्टमक से होता हुआ जो है वो भोजन नली में जाता है, वो फैलता सिकुड़ता रहता है, जो हमारा स्टमक रहता है ना, वो फैलता सिकुड़ता रहता है, जिसके कारण से खाना आगे बढ़े। उसी प्रकार से हमारी जो आंतें होती हैं वो भी फैलती सिकुड़ती रहती हैं, जिसके कारण से खाना आगे बढ़ सके। वही यहाँ पर दिखाया भी जा रहा है थोड़ा थोड़ा। स्टमक का मेन काम क्या है, एसिड रिलीज करना, खाने को तोड़ देना छोटे छोटे टुकड़ों में, जिसके कारण से यहाँ पर बैक्टीरिया जो रहते हैं वो भी मर जाते हैं, और खाने को एसिडिक बना देना ताकि आगे जाके एंजाइम काम कर सके उसमें। स्टमक से फिर उसके बाद खाना जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में जा रहा होता है, उसी दौरान यकृत से मिलने वाला पित्त रस भी इसमें मिलाया जाता है। छोटी आंत में एक, ये देखो यहाँ पर दिखाया हुआ है, छोटी आंत में जब खाना जा रहा होता है तो ऊपर से यकृत से एक रस आता है और एक अग्नाशय से भी रस आता है। तो ये रस जो है सब खाने में ये देखो, अब लीवर के बारे में बता रहे हैं, छोटी आंत में जा रहा है जब खाना, उसी दौरान लीवर से जो है वो एक रस निकलता है। ये यकृत है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारे पेट की, यकृत, है ना। और सबसे ज्यादा डाइजेशन का काम जो है मेनली जो पोषक तत्वों को ऑब्जर्व करने के लिए ये रस छोड़ता है। वही रस के कारण से हम जो है वो बहुत सारे पोषक तत्व जो है वो ग्रहण ग्रहण कर पाते हैं। पेनक्रियास जो है वो अग्नाशय होता है, पीछे की तरह होता है, इसको अग्नाशय बोलते हैं। ये भी एक प्रकार का रस छोड़ता है, और ये रस भी भोजन को पचाने में मदद कर रहा होता है ना। बहुत सारे इसमें एंजाइम होते हैं इसके रस में, वो एंजाइम क्या क्या होते हैं हम चैप्टर में पढ़ेंगे। खाना फिर होते हुए कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है। खाना अब बहुत हद तक टूट चुका है, और वो खाना जो है वो छोटी आंत में कुछ प्रभर जैसे पाए जाते हैं, जिनको हम रसांकुर बोलते हैं। वो रसांकुर क्या करते हैं, इन खाने में से द फूड इज कंज्यूम इज डाइजेस्टेड एंड नाउ रेडी टू बी एब्जॉर्ब इन द ब्लड। अब क्या होगा, खाना में से जो रस निकल के आया लीवर में से, वो रस ने क्या करा, खाने को और ज्यादा तोड़ दिया, और वो खाने को कन्वर्ट कर दिया प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट में।
और वो प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट छोटी आंत में रसांकुर के माध्यम से ही कहाँ चला जाता है, वो हमारे खून में चला जाता है। तो वही यहाँ पर दिखाएंगे शायद। ये देखो, ये रसांकुर जैसे होते हैं छोटी आंत के अंदर। अरे भाई, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंस्टेंट, ये देखो छोटी आंत के अंदर अगर हम घुसेंगे तो हमको कुछ ऐसे भाग दिखेंगे। ये जो दाने आते हुए दिख रहे हैं, ये फूड के पार्ट हैं। ये फूड क्या करते हैं, ये रसांकुर एक्सेप्ट कर लेते हैं, और रसांकुर इन फूड के जो ये फूड के पार्ट मतलब जो एब्जॉर्ब किए जा चुके हैं प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ये रसांकुर क्या करते हैं, इसमें जब ये फूड के पार्ट आते हैं तो इसमें ये क्या करते हैं, खून में मिला देते हैं इन पार्ट्स को। ये देखो, ये खाने का जो प्रोटीन वर्सा कार्बोहाइड्रेट गया हुआ है, वो उसको काय में मिला देंगे, खून में मिला देंगे, और खून के माध्यम से वो खाने के जो हमने ग्रहण किया वो पूरे शरीर तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, खाने में पूरे पूरे पोषक तत्व नहीं होते हैं, वेस्टेज भी होता है। वो वेस्टेज कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, मतलब बड़ी आंत में चला जाता है। अच्छा, बड़ी आंत, छोटी आंत जो है वो बड़ी होती है, लंबी होती है, और जो बड़ी आंत होती है वो लेंथ में छोटी होती है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं, छोटी आंत बड़ी होती है, बड़ी आंत छोटी होती है। ऐसा नहीं, छोटी आंत लंबी होती है, बड़ी आंत छोटी होती है, लंबाई ज्यादा नहीं होती, और खाना जो है वो बड़ी आंत में आखिरी बार जाता है और आखिरी में मल के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये हम छोटी क्लास में देख चुके हैं। अब रियल ह्यूमन एनाटॉमी देखते हैं कि कैसे ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम रियल में कैसा दिखता है। जो बच्चे थोड़ा सा घबराते हैं बायोलॉजी के, सही, अगर आपने ऑपरेशन देखा हुआ है और घबराते हो बायो के चीज से, तो यहाँ पर मत देखिएगा आप चाहें तो इसको पुश कर सकते हैं, केवल बातें सुन सकते हैं, स्क्रीन पे मत देखिएगा। मैं ये रियल चीज दिखाने वाला हूँ कि रियल में ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम कैसा दिखाई देता है ना। वो वाला वीडियो कहाँ गया, एनिमेशन नहीं चाहिए हमको, एनिमेशन तो हम बहुत देख चुके हैं, हमको रियलिटी में चाहिए। उसका चैनल कहाँ गया, ह्यूमन एनाटॉमी, डायरेक्ट सर्च कर लेता हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी में ही है वो। ये हमारा सही में स्टमक इस प्रकार से दिखता है, और कितना मोटा हो सकता है, ये देखो हमारा रियल में पेट ऐसा दिखता है। तो मैं थोड़ा सा जल्दी, ये देखो रियल में ऐसा दिखाई देता है। ऊपर वाला भाग इसोफेगस, ये वाला भाग इसोफेगस में जाता है, और ये नीचे छोटी आंत जा रही है ना। तो ये ऐसा दिखाई देता है। अब ये करेंगे क्या, इसमें प्रैक्टिकल करने के लिए हमारा खाना, हम कितना खाना खा सकते हैं उसको दिखाने के लिए, ये इसमें जो है इसको बंद कर, ये रियल बॉडी है, इसमें से ब्लड निकाल दिया गया है। यहाँ पर छुपा, यहाँ पर बता रहे हैं कि बॉडी में यहाँ पर होता है वो, जूम करके, डायरेक्ट जूम करके दिखाया क्या, यहाँ पर होता है, देखो ये एरिया बता रहे हैं कि यहाँ पर स्टमक पाया जाता है, यहाँ पर रियल बॉडी में यहाँ इधर छुपा हुआ रहता है। ये रियल बॉडी है, ये लीवर है शायद जहाँ तक है। इसके अंदर की बता रहे हैं काट करके, अंदर कैसा दिखाई देता है। अगर इसके अंदर देखोगे तो ऐसी लाइनिंग दिखती है, चिकनी होती है बहुत, और इसी से जो है वो एसिड भी रिलीज होता है। पेट के अंदर देखो कभी नहीं देखने को मिलेगा। स्क्रीन दिखाई दे रही है तुम लोग को ना। हाँ भैया। पक्का ना, मेरे को लगा वीडियो बंद हो गया है। रियल स्टमक के अंदर शायद ही कभी देखने को मिले बेटा, हो सकता है आप डॉक्टर बन जाओ या पोस्टमार्टम करो तो आप जरूर देख सको, लेकिन ये स्टमक के अंदर इस प्रकार की चीजें दिखाई देती हैं। आप में से कई लोग ये जो है वो आखिरी बार देख रहे होंगे, इसके बाद बायोलॉजी अगर नहीं लोगे तो ये कभी देखने को नहीं मिलेगा। रियल में पेट ऐसा दिखाई देता है अंदर से, ऐसी लाइनिंग होती है ना। और जब हम खाना खाते हैं तो वो इस एसिड भरा रहता है हमारे खाने में, और वो लाइनिंग जो रहती है ना अंदर की, वही हमें एसिड से बचा रही होती है। इसके बाद ये वो और दिखा दें, डाइजेशन तो अच्छा है। देखो इसमें पानी भर रहे हैं,
गुब्बारे की तरह फूल गया वो। उसको यहाँ से पैक कर दिया और यहाँ से पानी भर रहे हैं। भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, वो फैलता जा रहा है। क्या लगता है, फट जाएगा क्या? बोल रहे हैं आप चाहते हो कि फट जाए, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उसको बॉडी मिली है वो उस स्टमक को फेंकना नहीं चाहता, खराब नहीं करना चाहता। हाँ, ज्यादा पानी डालोगे तो सच में फट जाएगा वो, है ना। रियल स्टमक भी इसी प्रकार से। बाकी चीजें भी रियलिटी में दिखा रहा हूँ। देखने के लिए एक बार फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, टाइम खत्म हो गया है, तो एक बार फिर से ज्वाइन करो फटाफट।